हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो और अच्छा कर रहे हो। सच सच बताना, टीआरई 4 की तैयारी शुरू करने से पहले तुमने कितनी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली है? 10 देखी है, 15 देखी है, 20 देखी है? अब एक और सवाल पूछना है, उनमें से कितनी स्ट्रैटेजी आपने आपने पूरी फॉलो की है? शायद एक भी नहीं की हो। और यही कारण है कि आज भी बहुत सारे बच्चे वहीं खड़े हैं जहां वो 3 महीने पहले थे। एनसीईआरटी शुरू करनी थी, अभी तक नहीं हुई उनसे। पीवाईक्यूज लगाने थे, अभी तक नहीं लगा पाए। टाइम टेबल बना था, वो भी कॉपी के पहले पेज पर ही पड़ा है। अगर तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली। आज मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर मेरे पास टीआरई 4 के लिए सिर्फ 90 दिन होते तो मैं क्या करती और क्या पढ़ती और क्या छोड़ती। ओके, कि 90 दिन बाद भी कम से कम ये ना कहना पड़े काश मैंने शुरुआत कर दी होती। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, घबराओ मत। क्योंकि आपकी समस्या पढ़ाई नहीं है, आपकी समस्या है कंफ्यूजन। सुबह उठते ही यूट्यूब खोलते हो, एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो। दोपहर में टेलीग्राम खोलो तो दूसरी स्ट्रैटेजी, शाम को किसी टॉपर की वीडियो देखो तो तीसरी स्ट्रैटेजी, और रात तक लगता है कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन शुरू शुरू कहाँ से करना है यही आपको समझ में नहीं आता। सच बताना, कितने लोग एनसीईआरटी डाउनलोड कर रखी है लेकिन पूरी नहीं पढ़ी अभी तक? कितने लोग हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, कभी भी कहीं भी पढ़ लेंगे, पर वो लोग पढ़ते नहीं हैं। कितने लोग रोज नई वीडियो देखते हैं लेकिन किताब खोलने का समय नहीं मिलता उनको। मैं किसी को जज नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ ज्यादातर जितने एस्पिरेंट है, बच्चे हैं, वो इसी फेज से गुजरते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी। मैं बस बताऊंगी कि अगर मैं आज जीरो से टीआरई 4 की शुरुआत करती तो अगले दिन, अगले 90 दिन तक मैं कैसे पढ़ती और कैसे शुरू करती उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 दिनों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले 30 दिन, फिर दूसरे 30 दिन और फिर आखिरी के 30 दिन। पहले 30 दिन में मैं अपना टारगेट सेक्शन बनाती, जिसमें मैं पहले 30 दिन में सिर्फ सिर्फ फाउंडेशन टारगेट रखती है अपना। देखो, बिना फाउंडेशन की पीवाईस क्यू करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पहले 30 दिन में क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पर फोकस करूंगी, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस की और ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की है, पर उसमें मैंने पहले ही जिक्र कर रखा है कि हिस्ट्री की एक ही बुक है हिस्ट्री का। अगर जो आप टीआरई 4 के लिए कर रहे हो तो आपका 8 क्लास का जो हिस्ट्री है वही इनफ होता है, क्योंकि उतना है नहीं उसमें। तो हिस्ट्री का सिर्फ एनसीईआरटी मैटर नहीं करता उतना, सिविक्स करता है, आप कर सकते हो उसको। ठीक है, रोज कम से कम 2 चैप्टर पढ़ो, 3 चैप्टर पढ़ो, जितना आपसे हो सकता है उतना जरूर पढ़ो। चैप्टर पढ़ने के बाद 20 से 30 एमसीक्यूज करो, बस, और कुछ नहीं करना है, इतना ही। इस समय में आपको 10 किताबें नहीं खरीदनी है, ना टेलीग्राम से पीडीएफ खरीदना है, पैसे से बर्बाद करने हैं अपने, ना ही दूसरों की स्ट्रैटेजी बदलनी है और आप फॉलो करनी है। दूसरों को देख के ना अपनी स्ट्रैटेजी बदलना, ना ही उसको फॉलो करना। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाना है, और जो भी आपका एनसीईआरटी बोलता है, मतलब है ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, हिस्ट्री का, आपको सीधा पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप एंसेंट और मिडाइवल वगैरह सब साथ में पढ़ना चाहते हो तब तो 10th क्लास तक एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंग, और मैं अपनी बताऊं तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया है, हिस्ट्री के लिए मैंने उतना फोकस नहीं किया। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि उसके लिए तो ना ही उतना करे तो बेटर रहेगा। बाकी आप ज्योग्राफी पे पूरा पूरा फोकस रखिए एनसीईआरटी, और जो साइंस है उस पर भी एनसीईआरटी ही फोकस रखिए 6 to 10 की। तो इतना आपको बहुत ही बेसिक है। पहले 30 दिन आपको यही करना है, और उससे उसके जो बुक्स के जो एमसीक्यूज है आपको वो करना है। अगर आपको एमसीक्यूज कर ले तो और अपना, मतलब उसी कॉन्सेप्ट से आपको और एमसीक्यूज सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, उस बुक को खरीदो और उस बुक से एमसीक्यूज लगाना शुरू करो। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एमसीक्यूज लगाते रहो। यही आपको पहला जो पहला महीना होगा आपका, इसी यही काम करना है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू। और अगर आप जॉब करते हो और हाउस वाइफ हो या पूरा दिन नहीं पढ़ सकते तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मेरे कमेंट में आ रहा था एक हाउस वाइफ थी, उसको टाइम नहीं मिलता था, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखो, आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे हैं। मानती हूँ कि बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, नहीं कैसे होती है, पर डिफिकल्ट हो जाती है। पर ये आपको खुद से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप जिस टाइम वो सोता है, तो सब बोलते हैं कि आप माँ को भी सो जाना चाहिए, पर मैं कहूँगी जिस टाइम वो सोता है आप अपने लिए जियो, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। आप 30 दिन तक एनसीईआरटी को खत्म करो कैसे भी करके। ऐसा तो नहीं हो दिन भर खेलता ही रहता है, सोता तो है, उस टाइम आप यूटिलाइज करो उसको। ठीक है, मतलब अपना नींद थोड़ा हराम करो, तभी आपको आगे कुछ मिलेगा। तो यही आपका बेस्ट तरीका है। मैं भी एक मदर हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और रोज 3 से 4 घंटे भी कंसिस्ट पढ़ लोगे ना तो
काफ़ी है आपके लिए। 3 से 4 जो शुरुआत करें उनको तो शायद क्या बहुत ही मस्ट है कि आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अभी शुरुआत फेज़ पे हो, आपको पढ़ना ज़रूरी है। यही है असली तैयारी शुरू होती है यहीं से। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आपने एनसीईआरटी कर लिया, तो यहीं से आपकी तैयारी शुरू होती है, ठीक है? अब आपको पीवाईज़ क्यूज़ उठाना है, ठीक है? अब क्या करना है, आपको पीवाईज़ क्यू उठाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है या उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अगर आप पीवाईज़ क्यू करोगे तभी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, इस पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब आप रोज़ आपको 1 घंटा क्या करना है, पीवाईज़ क्यूज़ लगाना है। 1 घंटा लैंग्वेज करना है। लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश अगर जो आपका है तो कर सकते हो, और वैसे वो तो नेसेसरी है, 9 नंबर लाना है आपको, 30 आउट ऑफ 30 से 9 नंबर लाना ही है। पर ये हो जाएगा, आप उस पे फोकस करो, मेन सब्जेक्ट पे। और बाकी जो समय है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। और यहाँ एक और काम ज़रूर करना, एक छोटी सी कॉपी बनाना, नाम देना मेरी गलतियाँ, आप या फिर आप माय मिस्टेक्स लिख सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो। जब कोई एमसीक्यू गलत हो जाए, उसमें लिख लेना आप कि ये मेरा गलत हो गया है। जैसे आप किसी एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे हो, आपका गलत हो गया, तो उस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है? विश्वास मानिए, यही कॉपी की आखिरी महीनों में सबसे ज़्यादा काम आएगी। मतलब आप जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको देखोगे खोल के, तो आपको पता चलेगा मैंने ये मिस्टेक कर रखी है ऑलरेडी, तो बहुत ही कम चांस है कि आपसे मिस्टेक होगा, ठीक है? यहीं पर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का अंतर बनता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती भी होती है। इस समय बच्चे क्या करते हैं, नई किताब खरीद लेते हैं, नया कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, नया टेलीग्राम चैनल ढूंढ लेते हैं, या फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, अगर जो मैं रहती शुरू से स्टार्ट करती, तो कुछ भी नया नहीं करती, सिर्फ रिविजन करती, जो पढ़ा है वही दोबारा पढ़ती, रोज मॉक टेस्ट देती, गलत क्वेश्चंस को एनालाइज करती, और अपनी गलतियां वाली कॉपी जो रिविजन के लिए रखी थी जो अपनी मैंने कहा ना माय मिस्टेक करके कॉपी रख लो, उस कॉपी को मैं देखती बार बार कि मैंने क्या गलत। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पहले 30 दिन तक आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहना है, प्लस आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहना है और एमसीक्यूज करना है, ठीक है? ये आपका पहला जो होना चाहिए, पहला मंथ, ये सिर्फ आपका फाउंडेशन होना चाहिए। आप अपना बेसिक मजबूत करो। दूसरे 30 मंथ में क्या करना है आपको, 30 डेज में, उसमें आपको पीवाईज क्यूज भी लगाना है, उसको एनालाइज करना है, और उसकी जो गलतियां हो रही हैं आपसे, जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उसकी कॉपी बनाओ कि कहाँ कहाँ गलत है, उसको सुधारो और उसका रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। और आप जो पीवाईज क्यूज है उसको एनालाइज करके टॉपिक से रिलेट करो, फिर टॉपिक पढ़ना शुरू करो उस चीज़ के लिए, ठीक है? ये होता है हमारा 30 जो दूसरे 30 डे में हम ये करेंगे, एनालाइज करेंगे गलतियों को, पीवाईज क्यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ेंगे। अब हमारा जो तीसरा जो रहेगा 30 डेज रहेगा, उसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। जितना आपने पढ़ा है उतना आपको एमसीक्यूज लगाना है, इधर उधर से नहीं। जो मॉक टेस्ट होता है वो उससे लगाना है आपको, वीकली 1 मॉक टेस्ट लगाना है, और साथ साथ रिविजन भी करते रहना है। मैंने बहुत सारे बुक्स के सोर्सेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है माय बुक लिस्ट वाली वीडियो में, तो आप उसमें जाके देखो कि और मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, कि बुक्स पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। अगर जो आपको नहीं पढ़ना है तो आप वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ बुक से ही सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन वालों को भी सिलेक्शन होता है। अगर आप बैच से पढ़ रहे हो तो बैच को रिवीजन करते रहना है। आप पहले वो बेसिक कंप्लीट करके ही बैच के ऊपर जाएं, क्योंकि आजकल बैच में पूरा गारंटी नहीं है कि आपका जॉब लगा के देगा। तो बैच के पीछे मत भागो, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो। तो आपके लास्ट के 30 डेज में क्या करना है, आपको बस क्या करना है कि आप एमसीक्यूज लगाओ, और जो पीवाईज क्यूज करे उसको डिवाइड रिवीजन करो। रिवीजन प्लस पीवाईज क्यूज आप हमेशा रखो अपने शामिल, ठीक है? और मॉक टेस्ट देते रहना। मॉक टेस्ट देने से अपने आपका टाइमिंग भी ठीक हो जाएगा, एंड आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है? और इन सब के बीच में आप अगर जो मैथ्स में वीक हो, तो यही 30 डेज जो आपका लास्ट रहेगा वहां से शुरू कर देना, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर आप कर लोगे अच्छे से मैथ्स को भी। अगर जो आपको सिर्फ पीआरटी के लिए करना है तो मैथ्स इनफ है, 1-2 महीने पढ़ लोगे तो इनफ है। और ये स्ट्रैटेजी मेरे काम तो बहुत आई थी, मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर आप मैथ्स शुरू करोगे ना, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप उसको डेली बेसिस रखो। अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है तो आप उस पर टाइम वेस्ट भी ज़्यादा मत करो। मुझे पता है उसका वैल्यू ज़्यादा है, बहुत लोग कॉमेंट करेंगे अरे उसको कैसे छोड़ दें, उसका वैल्यू ज़्यादा है। हाँ है, पर अगर जो आपको मैथ्स आता है तो आप डेली रिविजन कर सकते हो। आपको नहीं आता है, आप भूल जाते हो बार बार, तो एग्जाम के 2 महीने पहले उसको शुरू करो, ताकि हम एग्जाम के मतलब एग्जाम के अनुसार ही उसको करें, ज़्यादा उससे ओवर ना करें। क्योंकि क्या होता है, किसी को जिसको मैथ्स नहीं आता वो क्या करता है कि वो सिर्फ मैथ्स के चक्कर में रह जाता है, बाकी उसके सारे सब्जेक्ट खराब हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है ना, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। तो मैथ के चक्कर में जिसको नहीं आता उसको जबरदस्ती क्या घोट के पी तो जाएंगे नहीं। तो उसको लिए लास्ट 20 डेज मतलब 2 मंथ काफ़ी होता है मैथ्स के लिए, ठीक है?
दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सिलेक्शन अक्सर उनका होता है जो सबसे ज्यादा रिवीजन करते हैं। और अब मैं एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। अगर आप रोज स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, अगर आप रोज नया टाइम टेबल बना रहे हो, अगर आप रोज एक सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगी, तो शायद आपकी समस्या पढ़ाई नहीं है, आपकी समस्या ओवर थिंकिंग है। क्योंकि एग्जाम हॉल में स्ट्रैटेजी नहीं जाएगी, आपकी तैयारी जाएगी। इसलिए आज से इस वीडियो के बाद से काम करना शुरू कर दो। किसी नई स्ट्रैटेजी की वीडियो में चक्कर में मत रहो, ठीक है। अपनी किताब खोलना, अपना पहला चैप्टर पढ़ना और तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। और क्योंकि 90 दिन बाद आपको पछताना पड़ सकता है, अगर 90 दिन बाद आपको अपने ऊपर गर्व हो सकता है, तो फैसला आपके हाथ में है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।